दोस्तों, आपके अपना चैनल बीएस एग्जाम गुरु में स्वागत है। पॉलिटी का जो सीरीज चल रहा था, जिसमें आज टॉपिक का नाम है संविधान संशोधन विधेयक, उसी को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आप लोग हमसे जुड़े और पॉलिटी का बेहतरीन क्लास चल रहा है, उसका फायदा उठाएं। तो ठीक है, हमने आपको आज संविधान संशोधन विधेयक के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन विधेयक को 2 वर्गों में बांटा गया है। कितना में? तो 368 में इस बात की चर्चा है। किस कह रहा है? संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन विधेयक को 2 वर्ग में बांटा गया है। पहला है संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के आधार पर पारित होने वाले संशोधन। ठीक ना? क्या है पहला? विशेष बहुमत के, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के आधार पर पारित होने वाला संशोधन। ठीक ना? तो इसको हम पढ़ेंगे, इसके बाद दूसरा पार्ट को पढ़ेंगे। ठीक ना? चलिए, तो क्या है? संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के आधार पर पारित होने वाला संशोधन विधेयक, ये जो आपको है पहला टाइप है ना। इसके अंतर्गत क्या होता है उसको ध्यान से देखिएगा। भारत के संघीय ढांचे से संबंधित मामलों को छोड़कर शेष सभी उपबंध को संशोधन ऐसे ही विधेयक द्वारा होता है। क्या कह रहा है कि भारत के संघीय ढांचे से संबंधित मामलों को छोड़कर, संघीय ढांचे से संबंधित मामलों को छोड़कर शेष सभी उपबंधों का संशोधन ऐसे ही विधेयक द्वारा होता है। ठीक ना? इसमें विशेष बहुमत क्या है? तो संसद की कुल सदस्यों की संख्या का बहुमत हो जाएगा विशेष बहुमत का। प्रत्येक सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों का क्या होना चाहिए? समर्थन होना चाहिए। तो ये क्या था? पहला विधि था। दूसरा क्या है? दूसरा पर ध्यान दीजिएगा। तो पहला क्या था? संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के आधार पर पारित होने वाला संशोधन विधेयक 2 वर्ग में बांटा गया था। दूसरा है संसद के विशेष बहुमत के अलावा कम से कम आधे राज्य के विधानमंडल के अनुसमर्थन से पारित होने वाला संशोधन विधेयक है ना। क्या है? संसद के विशेष बहुमत के अलावा, विशेष बहुमत तो होना ही चाहिए, इसके अलावा विधानमंडल कहने का मतलब हो गया आधा राज्य, कम से कम आधा राज्य। आधा राज्य मतलब 28 हुआ है ना, तो 28 में से 14 गो हो गया, 8 गो केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो इस तरह से कह रहा है संसद के विशेष बहुमत के अलावा कम से कम आधे राज्य के विधानमंडल के समर्थन से पारित होने वाला संशोधन विधेयक। तो इसके तहत कैसे होता है उस बात को ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है संघात्मक ढांचे से जुड़े उपबंध में, संघात्मक ढांचे से जुड़े उपबंध में संशोधन होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? संघात्मक ढांचे से जुड़े उपबंध में क्या होता है? संशोधन होता है। और इसके अंतर्गत क्या होता था? संघात्मक के अलावे बताए थे, संघात्मक के यानी भारत के संघीय ढांचे से संबंधित मामले को छोड़कर शेष सभी उपबंधों में संशोधन कौन विधेयक के तहत होता है? पहला संशोधन के तहत होता है। और दूसरा में क्या होता है? संसदीय ढांचे में संशोधन होता है। क्या कह रहा है? कह रहा है संघात्मक ढांचे से जुड़े उपबंधों में संशोधन होता है। इस प्रकार के विधेयक दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। इस प्रकार के विधेयक जो है सो दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा क्या किया जाता है? पारित किया जाता है। दोनों सदनों के द्वारा पारित किए जाने के पश्चात कम से कम आधे राज्य के विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन होना चाहिए थे। ठीक ना? दोनों सदनों के द्वारा पारित किए जाने के पश्चात तथा कम से कम आधे राज्य के विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन हासिल होना चाहिए। नोट: भारतीय संविधान के जिन अनुच्छेदों को साधारण विधेयक के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है उनको तकनीकी तौर पर संविधान संशोधन विधेयक नहीं माना जाता है। नोट में दे दिया है कि भारतीय संविधान के जिन अनुच्छेदों को साधारण विधेयक के माध्यम से संशोधित किया जाता है उनको तकनीकी तौर पर संविधान संशोधन विधेयक नहीं माना जाता है। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक जो है सो दोनों सदनों में से
किसी भी सदन में क्या किया जा सकता है, प्रारंभ किया जाता है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। इस विधेयक के संदर्भ में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। संविधान संशोधन के विधेयक में क्या होता है, तो संयुक्त बैठक जो होता है लोकसभा और राज्यसभा का, उसका प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति इस विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है, अर्थात वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस संशोधन संविधान संशोधन में राष्ट्रपति क्या करेगा, वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा इस बात को क्या किया गया है, लागू किया गया है। बात समझ गए। संविधान संशोधन कौन अनुच्छेद में, अनुच्छेद 368 में। इसको दो वर्ग में बांटा गया है। पहला संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के आधार पर, और दूसरा है विशेष बहुमत के अलावा कम से कम आधे राज्य के विधानमंडल के अनुसमर्थन से पारित होने वाले संशोधन विधेयक के आधार पर। कंसेप्ट क्लियर? चलिए ठीक है। संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया, बजट शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द बुजेट से विकसित हुआ है। बजट शब्द जो है सो फ्रेंच भाषा के शब्द बुजेट से क्या हुआ है, विकसित हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, चमड़े का थैला। इसका अर्थ क्या होता है, चमड़े का थैला। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष कितना से कितना तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष होता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 112 में वह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राष्ट्रपति वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च में भारत के अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के विवरण संसद के दोनों सदन में प्रस्तुत कराएगा। क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार के अनुमानित प्राप्ति और व्ययों का विवरण संसद के दोनों सदन में क्या कराएगा, प्रस्तुत कराएगा। बजट में व्यय का वर्गीकरण, बजट में व्यय का वर्गीकरण दो आधार से किया गया है। भारत के संचित निधि पर भारित व्यय और भारत के संचित निधि से किए जाने वाले व्यय। भारत के संचित निधि पर भारित व्यय और भारत की संचित निधि से किए जाने वाले व्यय, इस दो आधार को अब हम पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्या है, तो बजट में व्यय का वर्गीकरण भारत की संचित निधि पर भारित व्यय और भारत की संचित निधि से किए जाने वाले व्यय। इसके संबंध में संसद में केवल चर्चा की जा सकती है, मतदान नहीं। इसके संबंध में सदन में क्या किया जा सकता है, केवल चर्चा किया जा सकता है, मतदान नहीं। संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के वेतन व भत्ते इसी निधि से दिए जाते हैं। संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के वेतन और भत्ते कथी से दिया जाता है, संचित निधि से दिया जाता है। कथी से दिया जाता है, संचित निधि। भारत के संचित निधि में किए जाने वाले व्यय सदन में चर्चा भी की जा सकती है एवं उसका लोकसभा में मतदान द्वारा पारित होना भी जरूरी है। नोट, भारित व्यय। भारित व्यय क्या है, तो ये ऐसा व्यय होता है जो संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों को वेतन एवं भत्ते से संबंधित होते हैं अथवा भारत सरकार की साख को प्रभावित कर सकते हैं। क्या है भारित व्यय, किसके भारित व्यय क्या होता है, समझ गए। भारित व्यय है ऐसा व्यय होते हैं जो संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्तियों को वेतन एवं भत्ते से संबंधित होते हैं अथवा भारत सरकार के साख को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे देखिए, राष्ट्रपति की परी उपलब्धियां वेतन एवं भत्ते से संबंधित, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं भत्ते, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य के वेतन एवं भत्ते, सर्वोच्च न्यायालय में कैग
यूपीएससी के कार्यालय आदि के सभी प्रशासनिक खर्चे, भारत सरकार के दायित्व से संबंधित ऋण भार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पेंशन, वेतन नहीं पेंशन, ये कौन निधि से जाता है? भारत के संचित निधि में कथी पर? भारित व्यय पर। और बजट पर, अब भारित व्यय पर चला गया, ठीक ना, संचित निधि से। अब हम बात करेंगे कथी के? बजट पारित करने की प्रक्रिया के, तो ध्यान दीजिएगा। तो इन दोनों में अंतर एक बार फिर से विशेष रूप से देख लीजिए। जैसे कि है भारत के संचित निधि पर भारित व्यय, भारित व्यय में कथी कथी आता है? तो संवैधानिक पद पर जितना भी व्यक्ति नियुक्त है उसका वेतन एवं भत्ते कहाँ से मिलते हैं? भारत के संचित निधि पर भारित व्यय से मिलते हैं। जैसे हो गया कथी? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ठीक ना, सभापति, और क्या हो गया? मान लिया जाए आप ले लीजिए सुप्रीम कोर्ट आ जाइए, सुप्रीम कोर्ट के क्या, सुप्रीम कोर्ट के जज हो जाएगा। इन सब का जो है वेतन कथी से मिलता है? भत्ते भारत के संचित निधि पर भारित व्यय से, ठीक ना। इस पर जो है सो मतदान नहीं होता है, इस पर मतदान नहीं होता है, यह देना ही पड़ता है। अब है भारत के संचित निधि से किए जाने वाले व्यय। तो भारत के संचित निधि से किए जाने वाले व्यय क्या आएगा? तो केंद्र सरकार के अंतर्गत जितना भी योजना आता है, जैसे सड़क का निर्माण, शिक्षा बजट, सरकारी कर्मचारियों का वेतन, लोक कल्याणकारी योजनाएं क्या हुआ? तो लोक कल्याणकारी योजनाएं मतलब हो गया केंद्र सरकार द्वारा, जैसे इंदिरा आवास सब चलाता है, प्रधानमंत्री इंदिरा आवास सब, तो ये सब कौन कोष से दिया जाता है? तो भारत की संचित निधि से किए जाने वाले व्यय से। इसमें भारित नहीं लगेगा, इसमें केवल भारत के संचित निधि से किए जाने वाले व्यय से दिया जाता है। और जब ये भारित लग गया तो संवैधानिक पद पर जितना भी पदाधिकारी है उसको भारत के संचित निधि पर भारित व्यय से क्या दिया जाएगा? वेतन एवं भत्ते दिया जाएगा। अब जो हम पढ़ने जाएंगे वह बजट पेश करने की प्रक्रिया। अब है बजट पारित करने की प्रक्रिया। तो बजट पारित करने की प्रक्रिया क्या क्या होता है उस पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है संसद में बजट करने की लंबी प्रक्रिया होती है, यह निम्नलिखित 6 चरणों से होकर गुजरती है, ठीक ना। संसद में बजट पारित करने की लंबी प्रक्रिया होती है, यह निम्नलिखित 6 चरणों से होकर गुजरती है। पहला है क्या? बजट प्रस्तुतिकरण। पहला क्या है? बजट प्रस्तुतिकरण। दूसरा है आम बहस। तीसरा है विभागीय समितियों द्वारा जांच। चौथा क्या है? अनुदान की मांग पर मतदान। पांचवा है विनियोग विधेयक का पारित होना। और छठा है वित्त विधेयक का पारित होना। तो इन 6 चरणों से होकर के किसको? बजट को गुजरना पड़ता है। तो 6 चरण आपके सामने है। पहला हो गया क्या? बजट का प्रस्तुतिकरण। दूसरा हो गया आम बहस। तीसरा हो गया कथी? विभागीय समितियों द्वारा इसका जांच किया जाएगा। फिर अनुदान की मांग पर मतदान होगा। फिर क्या होगा? विनियोग विधेयक का पारित होना। और इसके बाद वित्त विधेयक का पारित होना। तो सर्वप्रथम लोकसभा में मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है एवं बजट पर भाषण दिया जाता है। सर्वप्रथम लोकसभा में मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है और बजट पर क्या दिया जाता है? भाषण दिया जाता है। तत्पश्चात बजट पर आम बहस होती है। इसके अंतर्गत बजट पेश होने के बाद 3-4 दिन तक लोकसभा में उस पर क्या होता है? समग्र रूप से चर्चा होती है। कितना तक? 3-4 दिन तक। बजट जब पेश हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? तो तत्पश्चात बजट पर अहम बहस होती है। इसके अंतर्गत क्या होता है? तो 3-4 दिन तक लोकसभा में उस पर क्या होता है? समग्र चर्चा होती है। इसके बाद है आम बहस के बाद सदन 1 महीने के लिए स्थगित हो जाता है। आम बहस हो जाता है तो इसके लिए इसके बाद क्या होता है? सदन 1 महीने के लिए क्या होता है? स्थगित हो जाता है। इसलिए आने वाले 31 मार्च के बाद सरकार के खर्चों के लिए
धन की व्यवस्था करना जरूरी होता है। इसी संदर्भ में लोकसभा अपने स्थगन के पहले आगामी अप्रैल और मई महीने के लिए एक विधेयक पारित करती है, इसमें प्रायः साल भर के खर्चों का अनुदान के 1/6 राशि 2 महीने में व्यय के लिए सरकार को दे दी जाती है। इसी को क्या कहते हैं? लेखा अनुदान कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? लेखा अनुदान कहते हैं। लेखा अनुदान पारित होने के पश्चात सदन फिर से 3 से 4 सप्ताह के लिए स्थगित हो जाती है। इसी समय सदन की विभागीय समितियां विभिन्न मंत्रालय द्वारा की गई अनुदान संबंधी मांगों को विस्तार से जांच करती है एवं क्या करती है? रिपोर्ट तैयार करती है। इस रिपोर्ट के आधार पर लोकसभा में प्रत्येक मंत्रालय की मांगों पर मतदान होता है। मतदान की यह शक्ति राज्यसभा के पास नहीं होती है। मतदान की यह शक्ति राज्यसभा के पास नहीं होती है और मतदान सिर्फ भारतीय व्ययों के अलग मांगों पर होता है। भारतीय व्ययों से अलग मांगों पर होता है। सरकार की मांगे के प्रति आमतौर पर विपक्ष दलों द्वारा असहमति व्यक्त करने के लिए कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। क्या है? सरकार के मांगों के प्रति आमतौर पर विपक्षी दलों द्वारा असहमति व्यक्त करने के लिए क्या किया जाता है? कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। यह कटौती प्रस्ताव मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कटौती प्रस्ताव मुख्यतः कितना प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है नीतिगत कटौती, दूसरा होता है आर्थिक कटौती और तीसरा होता है सांकेतिक कटौती। ठीक ना? पहला क्या होता है? नीतिगत कटौती। ध्यान दीजिएगा, तो पहला हो जाएगा क्या? नीतिगत कटौती। तो कटौती प्रस्ताव 3 तरह के आता है ना, तो नीतिगत कटौती, आर्थिक या मितव्ययिता कटौती और सांकेतिक कटौती। तो पहले हम नीतिगत कटौती प्रस्ताव को देखेंगे। नीतिगत कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत सरकार की मांग की नीति के प्रति असहमति व्यक्त की जाती है, जिसके तहत मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाता है। जिसके तहत मांग की राशि को घटाकर क्या किया जाता है? 1 रुपया कर दिया जाता है। आर्थिक या मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव क्या है? इसके अंतर्गत मांग की राशि के प्रति असहमति व्यक्त की जाती है, जिसमें राशि को एक प्रभावी सीमा तक कम करने का प्रस्ताव होता है। जिसमें राशि को क्या करता है? एक निश्चित सीमा तक कम करने का क्या होता है? प्रभावी प्रस्ताव होता है। अब सांकेतिक कटौती, यह केवल असहमति प्रदर्शन के तरीका होता है, जिसमें कहा जाता है कि मांग में 100 की कमी की जाए। मांग में जितना मांगा है ना, उसमें 100 रुपया क्या की जाए? कमी की जाए। जैसे ही लोकसभा अनुदान की मांग को पारित करती है, उसके तुरंत बाद लोकसभा में विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। विनियोग विधेयक एक धन विधेयक होता है। विनियोग विधेयक क्या होता है? एक धन विधेयक होता है। अब इसके बाद हम चलेंगे कथी पर? संसदीय समितियां पर। संसदीय समितियां भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के आधार पर 1921 में संसदीय समितियां अस्तित्व में आई, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद और व्यापक तौर पर प्रतिष्ठित किया गया। क्या किया गया? व्यापक तौर पर प्रतिष्ठित किया गया। संसदीय समितियां के प्रकार। अपनी प्रकृति के आधार पर संसदीय समितियां 2 प्रकार के होते हैं, अस्थायी समिति और अस्थायी समिति। अस्थायी समिति हो गया अस्थायी समिति, और क्या होता है? अस्थायी समिति। अस्थायी समिति इसको जो है तदर्थ समिति भी बोला जाता है। तदर्थ समिति भी कहा जाता है। अस्थायी समिति बोलिए या चाहे कौन चीज बोलिए, तदर्थ समिति। समिति को क्या किया गया है? 2 पार्ट में बांटा गया है, अस्थायी समिति और अस्थायी समिति। अस्थायी समिति को तदर्थ समिति भी हम कहते हैं। अस्थायी समिति के अंतर्गत लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपकरण समिति आते हैं। ठीक ना?
अस्थाई समिति के अंतर्गत जांच समिति, सलाहकार समिति आते हैं। तो लोक लेखा समिति सबसे पहले हम देखते हैं। अस्थाई के अंतर्गत क्या आ गया, तो लोक लेखा समिति। तो ध्यान दीजिएगा, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति क्या होता है? लोक लेखा समिति सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में किया गया था। ठीक ना। लोकसभा समिति में वर्तमान समय में कुल 22 सदस्य है। कुल कितना होता है? 22 सदस्य होते हैं। इसके सदस्यों में से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से। 15 जो है तो LS से, और जो है 7 कहाँ से? RS से, राज्यसभा से। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो है लोक लेखा समिति में कुल कितना सदस्य होते हैं? 22 सदस्य, जिसमें 15 सदस्य कहाँ से? तो लोकसभा से, और 7 को सदस्य कहाँ से? राज्यसभा से। इन समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो इन समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इन समिति का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। यह समिति का कार्य क्या है? तो यह समिति वार्षिक लेखों का जांच कर सरकार को सदन के प्रति उत्तरदायी बनाता है। वार्षिक लेखों को जांच कर सरकार को सदन के प्रति क्या करते हैं? उत्तरदायी बनाते हैं। यह समिति भारत सरकार के लेखों के संदर्भ में नियंत्रण महालेखा परीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट पर विचार करती है। मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य समिति में शामिल नहीं होता है। मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य इस समिति में शामिल नहीं होता है। इस समिति के अध्यक्ष विपक्ष दल का कोई सदस्य होता है। इस समिति के अध्यक्ष जो हो जाएगा सो सरकार में जो रहेगा बहुमत दल में सो नहीं, विपक्ष दल का कोई सदस्य होगा। ठीक, तो इस समिति का अध्यक्ष विपक्ष दल के सदस्य होते हैं, जिसका चुनाव लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। इस समिति के को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। इस समिति को किसको? लोक लेखा समिति को। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का क्या कहा जाता है? जुड़वा बहन कहा जाता है। इस समिति के द्वारा विभिन्न जांचों के माध्यम से विभिन्न घोटालों में को उजागर किया जाता है, जैसे कि बोफोर्स घोटाला, तोप घोटाला, कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। इन सब घोटालों का उजागर इसी समिति के जांच के आधार पर किया गया था। ठीक, अब हम बात करेंगे कौन समिति के? तो प्राक्कलन समिति के। इसी के अंतर्गत आता है ना, तो इसी के अंतर्गत आता है प्राक्कलन समिति। समिति इसी का जुड़वा बहन कौन है? लोक लेखा समिति, है ना। स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार जॉन मथाई के सिफारिश पर 1950 में पहली प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। यह समिति भी सरकार के वित्तीय कामकाज से संबंधित है। इसके प्रमुख कार्यों में वार्षिक अनुदानों की जांच करना, अतिरिक्त व पूरक अनुदानों की जांच करना इत्यादि शामिल है। इसके सदस्यों की संख्या 30 है। इसमें सदस्यों की संख्या कितना है? 30 है। इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है और सभी सदस्य लोकसभा से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति में एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो ये सभी कहाँ के रहते हैं? लोकसभा के ही रहते हैं। प्राक्कलन समिति में सभी सदस्य कहाँ के होते हैं? लोकसभा के भी ही होते हैं और अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। समिति का अध्यक्ष सत्ताधारी दल का होता है। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कहाँ का होता है? सत्ताधारी दल का होता है। इसे अस्थाई मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। प्राक्कलन समिति को अस्थाई मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। अब है सार्वजनिक या लोक उपकरण समिति। इसके बाद इसका क्या था? सार्वजनिक या लोक उपकरण कथी समिति। इस पर ध्यान दीजिएगा, सार्वजनिक और लोक उपकरण समिति ये क्या होता है। ठीक ना, कट रहा है।
समिति बाहर चल गया तो ठीक है, यहाँ लिखते हैं समिति, समिति, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, समिति इधर से होता है। तो देखिए अब क्या है, तो सार्वजनिक या लोक उपकरण समिति, इस समिति का गठन 1964 ईस्वी में कृष्णा मेनन समिति के सुझाव पर किया गया था। किसके? कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर किया गया था। इसमें सदस्यों की संख्या कितना होता है? 22 होता है। इसमें सदस्यों की कितनी संख्या कितना होता है? 22। ठीक लोक लेखा समिति के भांति 15 सदस्य कहाँ से? लोकसभा से, और 7 सदस्य कहाँ से? राज्यसभा से। ठीक ना। केवल इसमें केवल लोकसभा, प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा का सदस्य रहता है। ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है इसके सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से एवं 7 सदस्य राज्यसभा से अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं, एवं इसके अध्यक्ष का चयन लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। इसके प्रमुख कार्य में विभिन्न रिपोर्टों की जांच शामिल की जाती है। जैसे लोक उपकरण में आ गया आपको कथी? एयर इंडिया, जीवन बीमा, भारतीय खाद्य निगम आदि के रिपोर्ट तथा लेखों की क्या करते हैं? जांच करते हैं। लोक उपकरण के संदर्भ में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट को भी जांच करते हैं। सरकारी कंपनियों के लेखों को भी जांच करते हैं। कौन? लोक लेखा, लोक उपकरण समिति। तो लोक उपकरण समिति के बारे में समझ गए। तो ये सब कौन समिति था? अस्थाई समिति के अंतर्गत आता था। ठीक ना। तो इन सबको जरा ध्यान दीजिएगा और रिकॉल करते रहिएगा, इनसे क्वेश्चन बनता है। तो आज के लिए अब इतना ही रहने दिया जाए, इससे आगे की वीडियो अब नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।